आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई में चलती होगी। और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए वर्तमान में चल रही तत्कालीन भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। और आप पता है इसका एग्ज़ाम 5 जून से 24 जून के मध्य तक चलेगा। और आज आपका 12 तारीख हो चुका है और हम आपको फिलहाल 11 तारीख का सेकेंड शिफ्ट दिखाने वाले हैं। हमने 11 तारीख का पहला शिफ्ट दिखाया, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां हम प्लेलिस्ट का नाम बता सकते हैं आपको, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जीके जीएस एनालिसिस। ठीक है, चलिएगा। और आपको बता दूं 100% सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और आपको जो विश्लेषण एनालिसिस है व्याख्या सहित करवाएंगे, जिससे आगामी शिफ्टों में आपका बेहतर आप कवर कर पाओ। चलिए, तो लास्ट तक बनी रहेगा आपके लिए हम प्रयास। अगर आपका एग्जाम था तो आप हमें बताएं क्या ऐसे प्रश्न आए थे। चलिएगा, राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? देखिएगा, नदी का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा, याद रखें। तो प्रमुख नदी की बात करें, लूनी, बनास, चंबल, माही, बड़गंगा, ये राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं। अब डिपेंड करता है कि वहाँ ऑप्शन में हमें कौन सा दिया था या कौन सा नहीं दिया था, है कि नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देंगे कि आप अगली भर्ती परीक्षा में, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी की, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, सब जगह आप काम देगा। तो लूनी, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा ये राजस्थान में बहने वाली नदी हैं। और माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसका प्रश्न भी आपको कई भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिला होगा, और अगर आप तैयारी करने वाले होंगे तो पता होगी। और अब बात करें चंबल राजस्थान की वार्षिक नदी, कहने का मतलब यह है कि चंबल एक ऐसी नदी है जो 12 मासी बहती है। राजस्थान में सबसे खारी नदी लूनी है। ठीक है, लूनी नदी के बारे में क्या पता चला आपको? यह राजस्थान में सबसे खारी नदी है। और आपने चंबल के बारे में क्या सुना? यह एक वार्षिक नदी है, मतलब 12 महीने बहती रहती है। और माही आपने क्या सुना? यह है कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार उसे क्रॉस करके बहती। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नियुक्ति का प्रश्न आपको अवश्य पूछेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे नियुक्त किया? याद रखें, तो निधि तिवारी को। तो वर्तमान में ध्यान रखें, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, याद रखें, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, आप जिसे कह सकते हो, मतलब निजी सचिव, हाल ही में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। ऐसे प्रश्न ही तो पूछता है, याद रखें, करंट अफेयर ग्रुप में। और आपको बता दूं लगभग 9 से 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर पूछ रहा है। और हमारे पास जितने भी प्रश्न इकट्ठा हो पा रहे हैं स्रोत के माध्यम से, वही आप कवर करेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, साल 2024 और 25 की अवधि के लिए, सॉरी 24-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सभा का अध्यक्ष चुना गया? याद रखें। और इसका मुख्यालय हमारे भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में। याद रखना। अभी आपको और फैक्ट बताते चलिएगा। भारत को, याद रखना। किसको? भारत को। तो इसलिए तो प्रश्न बनाना, ऐसे ही प्रश्न तो पूछ सकते एग्जाम में जो अप टू डेट और करंट की जानकारी हो। तो साल 2024-26 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सभा अध्यक्ष कौन होगा? आपका भारत होगा। और सह अध्यक्ष, याद रखेंगे, फ्रांस को बनाया गया है। तो अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। और उप अध्यक्ष की बात करते कौन करेगा? आपका फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखें, 3 से 6 नवंबर के मध्य नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। जो वर्तमान उस समय तत्कालीन केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री थे। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना 4 वर्षों के लिए चुना गया, जो 2024 से 28 तक भारत के। ठीक है। और आपको पता है इसका मुख्यालय कहाँ पर? आपको बता दें, उसका मुख्यालय आप देख पा रहे होंगे, हमने पहले बताया था, गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। और आशीष खन्ना को 4 वर्षों के लिए चुना गया, 2024 से 28 तक। तो ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता दिया जाएगा जो आपके लिए लाभदायक। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सदस्य देश की बात करें, अब वर्तमान में 130वां जो सदस्य देश याद रखें वो सीरिया बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें का 104वां देश कौन बना? आप देख पा आर्मेनिया। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि 104वां देश कौन है? आर्मेनिया। 103वां देश कौन? सीरिया है। तो हाल ही में आप देख पाएंगे वर्तमान में 104 देश आप कह सकते हो। 103वां सीरिया, 104वां आर्मेनिया,
ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, भारत में मानसून वापस किस कारण से लौटता है? तापमान बढ़ने के कारण, ITC-Z के दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होने के कारण, मानसून प्रारंभ होने के कारण। आप पता होनी चाहिए, मतलब होता है भारत में मानसून की वापसी का प्रमुख कारण इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है, मतलब ITCG, ठीक है, का दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण क्या होता है, वो मानसून का वापस होना होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूर तक फैला? कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है, और यहाँ से हम बात करें 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील जितना भी एरिया होगा, यहाँ तक भारत का आर्थिक क्षेत्र या भारत का एरिया कहलाता है। यहाँ नौसेनाएं काम करती हैं, वहीं प्रश्न मैं पूछ रहा था, ठीक है। तो समुद्र तट से भारत का आर्थिक क्षेत्र है 200 समुद्री मील तक फैला, और समुद्र की गहराई अगर मापने की बात करें तो उसका होता है फैथोमीटर, ठीक है, हम किस मापते हैं, फैथोमीटर, ठीक है बच्चा। अगले प्रश्न की बात करें, अशोक के मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें, सम्राट अशोक के बारे में, मुगल वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, और उनकी जो भी कड़ियाँ हैं याद रखें, वो प्रश्न पूछ रहा है। इसके पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न आपको बताया मौर्य साम्राज्य के बारे में, अभी यहाँ ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक सम्राट अशोक मौर्य का जो अभिलेख है मस्की, आज कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक शहर है और एक पुरातात्विक स्थल, कौन, मास्की, यहीं पर उनका अभिलेख स्थित। रही बात, अब जनगणना का प्रश्न भी पिछले चैप्टर में पूछा था कि 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा ST जनजाति कहाँ निवास करते हैं, हमने मध्य प्रदेश बताया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो की बात कितना रहा, तो याद रखें 1000 पुरुषों महिलाओं की तुलना करने पर आपको बताएं 943 महिलाएं हैं, और बाल लिंगानुपात की बात करें 919। ये एक भर्ती में नहीं आएगा, आगामी भर्ती ALP का फिर से आने वाला है, एग्जाम होगा। तकनीशियन का जल्द अपकमिंग पोस्ट है, आधा लगभग 6500 के आसपास, वो जल्द आ जाएगा। 2025 की भर्ती पहली आपकी ALP हो गई, सेकंड तकनीशियन आने वाली, फिर RPF, SI कांस्टेबल, NTPC ग्रुप D, JEE तक पूरे वैकेंसियाँ फिर से 2025 में आएंगी। तो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जो 2024 का है, तो अगर आप यहाँ असफल होते हो या कुछ निराशाजनक हाथ लगता है तो आप आगामी तैयारी बेहतर करके एक पोस्ट पा सकते हो, ठीक है। तो याद रखें 943 लिंगानुपात है पूरे भारत का 2011 के अनुसार, और बाल लिंगानुपात की बात करें 919 है। सबसे अधिक की बात करें तो 1084 केरल की है, अगला नंबर 1037 आता है पांडुचेरी का, तमिलनाडु का 996 आता है। इन्हें याद रखना। केवल सिर्फ राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में है 1084, इसमें कई बार बन चुका है इसके बारे में, केरल के बारे में। और रही बात नेक्स्ट, भारत का लिंगानुपात, वयस्क वाला शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है। और अगर हम बात करें, अगर आपको बोले केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ था, आप क्या बोलेंगे, पांडुचेरी 1037। अगर सबसे कम कहाँ बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव, कहाँ, 618। और रही बात, अगर वहीं आप पूछ लेगा सबसे कम तो आप क्या बोलेंगे, पूरे भारत हरियाणा में 879, और एग्जाम पूछेगा 1084 याद रखें केरल का, और 879 सबसे अधिक पूरे भारत में राज्य की बात कर केरल में, सबसे कम आपका आएगा हरियाणा। यहीं पर फिर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन चलाया गया था, है कि नहीं। और 2011 में गणना हुआ था, 21 में होना था लेकिन नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे, और आप यकीन के साथ कह दूं कि जो भी प्रश्न हम कवर करा रहे हैं 90% तो बिल्कुल सही सटीक है। थोड़ा बहुत प्रश्न यहाँ वहाँ होता है, लेकिन प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे, और आगामी भर्ती परीक्षा में आपको सहयोग मिलेगा, जो तो हम बार बार कह रहे हैं। और आप अपने सहपाठी जिनका एग्जाम हो चुका या इस शिफ्ट को इस तारीख को था, उनके पास भी आप सेंड करके अवगत हो सकते हैं कि क्या इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। चलिए, और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, वरना आप डेग डाक के छोड़ छाड़ के भागोगे और पेपर में जब आ जाएगा इसी प्रकार का प्रश्न तो आप पछताना होगा। भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? याद रखें, असम तो है ही है, पश्चिम बंगाल भी है, और भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। का मतलब जी हमें पूछ रहा है ऐसा राज्य का नाम बताओ जो भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा टच होता हो। तो ये ऐसे प्रश्न तो पहली बार चुके सीमावर्ती वाले, तो आदरक असम और पश्चिम बंगाल दोनों हैं जो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, साल 2024 में 24वां संवाद सम्मेलन, जिसे हम शंघाई सहयोग संगठन
SCO कहते हैं कि राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखें कजाकिस्तान के आस्ताना में किया गया था। यह सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को आयोजन किया गया था। तो क्या संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, जिसे हम SCO कहते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में। और 2024 का 24वीं बैठक की बात करें तो कजाकिस्तान के आस्ताना में हुआ था। जी तो प्रश्न बनेगा, मुख्यालय में बता चुका। और कजाकिस्तान के जो आस्ताना में 24वां सम्मेलन हुआ था संघाई सहयोग संगठन का, जो 4 जुलाई 2025 को हुआ था। यहाँ पर हमारे भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। और आपको और भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखें। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा किस अल्बर्टा कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इन प्रश्नों को प्रश्न पूछेगा, याद रखें। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था। और रही बात, बहुत सारे यहाँ पर कानून नियम बनाए गए थे, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आपको देख रखा था। लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता देते हैं। मद्रास में एक हाई कोर्ट बनाया गया था, ऑप्शन है। क्या भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था, या भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो हम देखते हैं, सब जानकारी आप बताते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम, जो 1833 में ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था, वो इस अधिनियम जो 1833 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट, इसके तहत समाप्त कर दिया गया। और एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया जो ब्रिटिश ताज के लिए कार्य करेगा। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और सभी शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया। मतलब पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, या कह सकते हो पूरे भारत में बंगाल से शासन पाठ चला करता था। उसके बाद 1833 जो एक्ट आया, इसमें कहा गया कि भैया बंगाल का नहीं, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और उस नाम जाना जाएगा। पूरी शक्तियाँ जो भी पूरे भारत में शक्तियाँ जो उस गवर्नर जनरल को दे दिया गया, जो भारत का होगा। मद्रास में हाई कोर्ट 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं, याद रखें, बल्कि 1861 के इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट से बना था। ठीक है, चलिए। और आपत 1862 में फिर 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, मद्रास, कलकत्ता और चेन्नई। फिर मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। आपको पता होगा 1862 में 3 उच्च न्यायालय भारत में खोले गए थे 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत। रही बात, भारत में विधि आयोग की स्थापना 1833 में चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और ये प्रश्न हम इस प्रकार का पहले पूछे। और फैक्ट की बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ था, ना कि 1833 के तहत। तो हमने यहाँ बता दिया है कि किस चीज़ का इस एक्ट के तहत स्थापना हुआ या नहीं हुआ है और कब हुआ है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने। और आपको पता होनी चाहिए कि सन आप डेट देख पा रहे 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और लगभग नहीं, पूरा 10 साल, मतलब 2 पंचवर्षीय योजना। तो 2014 के बाद आप पता है अभी वर्तमान तक 2014 से 19 जाएगा, 19 आपका 23 आएगा, 23 आपका, हाँ 24 आएगा, सॉरी 24 आपका 29 आएगा। तो 2029 तक याद रखना, वर्तमान जो PM आपके कौन है, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे रहेंगे, क्योंकि 3 लगातार बार बन चुके हैं और लगातार 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, 2014 तक 2004 से। उसके बाद फिर आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए हैं, जो लगातार तीसरी बार बन चुके हैं। 1991 में याद रखना, वित्त मंत्री के रूप में सबसे बड़ा योगदान रहा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता। और भारत में अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण हुआ था, एक नया रूप आया था अर्थव्यवस्था में, वो 1999 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो आपके कौन थे? श्री, आपने नाम जाना होगा भी क्या, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर आपको प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पीवी नरसिम्हन राव। तो पीवी नरसिम्हन राव के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कार्य किया है। और 2004 से 2014 तक उन्होंने पीएम का पद संभाला। बार बार हमें ध्यान रखना, कंप्यूटर के प्रश्न के रूप में शॉर्टकट की बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? याद रखें, Ctrl+S। तो आप अगर समझदार हो गए हैं तो आपको बता दें कि आप जितने भी शॉर्टकट की कंप्यूटर के लैंग्वेज में भाषा में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, प्रश्न वहाँ से अपने वाले। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन करने में किया जाता है? तो आप देखें F5 का। अगर पावर पॉइंट में अगर आपको शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो आप F5 का उपयोग कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? अगर आपको पावर पॉइंट में शुरुआत में प्रेजेंटेशन देना है तो F5 का, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है तो आपको ESC कुंजी का उपयोग करना पड़ेगा शॉर्टकट। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मूलभूत पावर पॉइंट शॉर्टकट कुंजी। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको बताओ, यहाँ से अगर प्रश्न नहीं आया तो आप लिख के रख लीजिएगा। और इसके पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग अगर आपको लगता है कि यार हम सही जानकारी दे रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना आपको एक एक नंबर के लाले पढ़ सकते हैं। और हम प्रयास कर तो वहीं रहें कि आपकी भर्ती परीक्षा के अनुसार आपको डाटा प्रोवाइड कर सकें और आप बेहतर तैयारी कर सको। हम उम्मीद है कि आप डाटा देख लिए होंगे और आप देख कर पढ़ सकते हो। मैं समय नहीं लेता ज़्यादा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, MX वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? जैसे आपको बोल्ड में होता है डार्क करना। जैसे अगर आप पास कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है, उसको आप बोल्ड करना चाहते हो, मोटापन करना चाहते हो, उसे हम बोल्ड कहते हैं। तो Ctrl+B का जब एक साथ प्रेस करोगे तो शॉर्टकट की होता है बोल्ड करने का, ध्यान रखें। तो देखिएगा शॉर्टकट की बार बार प्रश्न पूछ रहा है और आपको हम दिखा देते हैं MS वर्ड में महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। ठीक है, आप देख पाएंगे। दस्तावेज को खोलने के लिए Ctrl+O, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए Ctrl+N, और दस्तावेज को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप दस्तावेज को बंद करना चाहते हो Ctrl+W का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पहुँचे तो ठीक है। चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर कट करने के लिए आपको Ctrl+X करना पड़ेगा। चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C करना पड़ेगा। जो शॉर्टकट की का प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2025, इसका उद्देश्य क्या था? तो हम बता दें आपको, देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य था इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है? तो आपको वनों के प्रकार भी पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। पर्णपाती वन में वे पेड़ होते हैं जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते। पर्ण मीन्स क्या होता है? पत्ते, पाती मतलब गिराना। तो आप समझ पाए, अगर आप समझ पा रहे हैं पर्णपाती वन के बारे में तो आप आराम से छांट सकते हो। और अगर आपको पेड़ पता है तो पर्णपाती ऐसे वन होते हैं या ऐसे पेड़ होते हैं जो हर साल पत्ते गिरा देते हैं, खासकर शुष्क मौसम, मतलब शीत के समय में नहीं, गर्मी के समय में। शीशम, सागौन, साल, महुआ, चंदन, आंवला, कुसुम, हर्रा, सेम और तेंदू, ये आपके क्या है? आपके पर्णपाती वन है जो खासकर शुष्क मौसम मतलब होता है गर्मी के समय क्या कर दे, पत्तों को गिरा देते। अभी आप देखेंगे नए नए पत्ते आएंगे। आपको बता दूं, लास्ट तक देखना ना भूलें विद्यार्थियों। मैं आपके भलाई के लिए और आपके सहयोग के लिए ही प्रयास कर रहा हूं जानकारी बताना। हम भी नहीं चाहते अपना और आपका समय बर्बाद करना। तो जानकारी आपकी भर्ती के हिसाब से है और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। विद्यार्थी एग्जाम था आज 11 जून 2025 का सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा,
मृदंग, जल तरंग, खड़ताल। आप बताएं। मृदंग घन वाद तंत्र नहीं है, बाकी तीनों मंजीरा, जल तरंग और खड़ताल ये घन वाद तंत्र होते हैं, घन वाद तंत्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मृदंग एक प्रकार का ढोल है जो वाद ताल वाद तंत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब नगर पालिका कार्यकाल जितना रहेगा उसके सदस्य भी वही कार्य करेंगे, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव होता है। नगर पालिका नहीं होता, बताइएगा। तो जो कार्यकाल नगर पालिका का रहेगा वो प्रत्येक सदस्य का रहेगा। तो 1993 के 74वें आदर है 72 तो आप ग्राम पंचायत, 73वां ग्राम पंचायत, 74वां आपका रहेगा क्या, नगर पालिका। तो सन तो वहीं रहेगा 1993, 73वां ग्राम पंचायत, 74वां नगर पालिका। तो 74वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9A, जिसमें जिसे नगर पालिका कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG के प्रावधान शामिल है और उसके कार्यभार नियम गठन इस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से उसका क्या होगा, कार्यभार होगा, किस प्रकार गठन होगा, किस प्रकार से वो अपने कार्य को निर्वहन। और एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। नगर पालिका के सभी सदस्यों को सीधे उस नगर पालिका क्षेत्र वार्ड के लोगों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के सभी चुनावों की तैयारी और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वही नगर पालिका के चुनाव करवाएगा और सदस्यों को निर्वाचित करवाता है। अगला आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, 2011 से 2021 के बीच महिला श्रम के अनुसार महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी था। तो भागीदारी की बात कर रहा महिला श्रम के अनुसार, तो सन 2011 से 21 के बीच महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी 25.51% थी, जो 21-22 में है 29.4%। मतलब पहले महिलाएं कम काम किया करती थी, या कह सकते हो हर क्षेत्र में इनका थोड़ा जनसंख्या कम हुआ करता था तो कम काम किया करती थी। अब इनका जनसंख्या आप देख पा रहे बढ़ रही है, काम में जो लगन लगा रही हैं, तो इनका जो परसेंट था बढ़ गया, 25.51 से बढ़कर 29.4% हो चुका। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2011 की जनगणना में भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी। आपको बता दूं 2011 की गणना का प्रश्न अब पूछना चालू हो चुका है। मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, मतलब होता है कितने साल तक जी रहे थे लोग, ये कहना चाह। पहले ध्यान रखें 100 साल और 100 साल से ज़्यादा तक लोग जीवन जीते थे। अब 2011 में जो आंकड़ा आया था वो बता रहा है कि जो जीवन काल है वो कितना था, उसी को पूछ रहा है, ध्यान रखें जीवन काल के बारे में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रतिशतता लगभग 65% थी। अब तो याद रखें 60 से भी कम होने वाली है। प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन लोक अदालत की विशेषता नहीं है। अगर लोक अदालत की विशेषता आपको पता होता तो आप उसे आसानी छांट सकते थे। आपको बता देते हैं लोक अदालत की विशेषता, त्वरित और अनौपचारिक न्याय, दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान, कोर्ट फीस नहीं लगती या जमा की गई फीस वापस हो जाती है, अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। फिर केवल सुलह योग समझौता योग मामलों का निपटारा किया जाता है यहाँ पर। और आप देख पा रहे होंगे, इनमें से अपील की जा सकती है, लोक अदालत की विशेषता नहीं है। मतलब अपील आप वह नहीं कर सकते, हमने बताया ना आपको अपील नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और आप पता होनी चाहिए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपके भारत के किस राज्य में, ओडिशा में है। तो आप समझ के इस प्रकार से कनेक्टिविटी कर कर आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। तो अम्मा सिमलीपाल योजना याद रखेंगे उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो हमने बताया ना राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं पर अम्मा सिमलीपाल योजना चलाई गई। और उसका उद्देश्य अगर आप पूछे तो आप क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र में आसपास रहने वाले जो आपके जनजाति समुदाय के लोग हैं उनका विकास करना है, उनका उत्थान करना है, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम को चलाना है उड़ीसा सरकार का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2024 US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आरना सबालेका ने फाइनल में जेसिका
पेगुला को पुरुष एकल का खिताब और इटली की जन्निक सिनर ने यूएसए की टेलर फिट को हराकर जीत हासिल की है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और आपको बता दूं यह प्रश्न हमें पहले भी पूछ चुका और मैं पढ़ाया हूं, मुझे जीके जैसे मुझे नॉलेज है। 5 तारीख को 5 तारीख का हमने पहला शिफ्ट कवर कराया, दूसरा शिफ्ट कवर कराया, 6 का हमने पहला कवर कराया, दूसरा कवर कराया और तीसरा कवर कराया। उसके बाद हमने 7 और 8 एग्जाम नहीं था, 9 का हम नहीं कराया, 10 का हमने कवर कराया पहला सेकेंड, और 11 का भी हम कवर करा रहे हैं पहला सेकेंड। थर्ड हो नहीं पाएगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं रहता है, हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, इस कारण से समय नहीं मिल पाता है विद्यार्थियों। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग प्रयास करें उस चीज़ को देखने का। मैत्रक वंश के संस्थापक प्रारंभ में किसके अधीन थे? हमें मैत्रक वंश के बारे में पहले भी प्रश्न पूछ चुका है और आपने कंटिन्यू पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। उनके संस्थापक भट्टार गुप्त शासक के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर थे, मतलब राज्यपाल थे। तो गुप्त एक वंश हुआ करता था जिसके मुखिया या श्री गुप्त संस्थापक माने जाते हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम जिन्हें विक्रमादित्य प्रथम भी कहते हैं, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी साम्राज्य से आते समुद्रगुप्त जिन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है। और इसी वंश के अधीन काम किया करते थे आपके मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार, जो सौराष्ट्र मतलब गुजरात के गवर्नर हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित, मतलब ASSET। नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम जो ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधानों को गति देना है, राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहले विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखें। आगामी भर्ती परीक्षा रेलवे की समस्त भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये कोई किसी का बाप नहीं होता कि सिर्फ वहीं दे, कहीं पर भी आपको प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है? स्वदेशी सेवक होम का संबंध गदर आंदोलन से है। इससे GD कुम्हार ने वैंकूवर कनाडा में स्थापित किया था और इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्र संग्राम के लिए प्रवासी भारतीयों को संगठित करना था। तो स्वतंत्र आंदोलन में जो भी विद्रोह हुआ है उसके पहले विद्रोह का प्रश्न बार बार आ रहा है। तो स्वतंत्र संग्राम में भाग वहाँ के जो भारत के लोग वहाँ जाके रह रहे थे उनके लिए एक भारत में देशभक्ति जगाने के लिए इस पार्टी का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, COP30 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? COP30 का प्रतिनिधित्व ब्राजील करेगा। यह 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। तो आगामी प्रश्न है भाई, आगामी जो बैठक होने वाला है, चाहे पिछला हो चुका है, प्रमुख समझौते, संगठन, नियम, कानून, और रही बात जो भी बैठकें होती हैं, जो भी समझौते होते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ है, और आगामी बैठक कब होगा, उद्देश्य क्या, थीम क्या है, जी तो प्रश्न बनते हर भर्ती परीक्षाओं में। तो COP30 का जो 10 से 21 नवंबर के मध्य 2025 में ब्राजील में बैठक होगा, ब्राजील के बेलेम में। COP30 के अध्यक्ष होंगे आद्रे आरान्हा कोरिया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सिंगफो विद्रोह कहाँ हुआ? अभी मैंने बोला था ना कि विद्रोह का प्रश्न आ रहा बार बार, देखिएगा विद्रोह का प्रश्न आ ही गया। सिंगफो विद्रोह 1830 में असम के पूर्वोत्तर भाग में सिंगफो जनजाति द्वारा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। और आपको बता दें ये आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ विराम करने वाले हैं। तो आपको पता है पूरा 40 का प्रश्न आने वाला है GKGS का, और यहाँ पर आपको साइंस करंट अफेयर पूरा मिलेगा भाई, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, संविधान, करंट अफेयर, खेल, संचारी घटनाएं, कंप्यूटर। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बेहतर प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान रखें। और थोड़ा हार्ड प्रश्न भी आ रहा है, आप कह सकते हो। आपको 9 से 10 प्रश्न जो करंट अफेयर होंगे, जो आप बिल्कुल बाहर से होंगे, कोई उम्मीद नहीं होता कहाँ से जाए, लेकिन आपको हम PYQ के साथ साथ हम अभी वर्तमान में, अभी तो PYQ नहीं हो रहा है कि नहीं, अभी तो एनालिसिस चल रहा है GKGS, तो आप जाके देखोगे तो आपको करंट अफेयर का भंडार मिल जाएगा। और आप बताएं 100+ हमने वीडियो बना के रखा PYQ सीरीज। आप NTPC ग्रुप डी की तैयारी के लगे हुए या आगामी भर्ती परीक्षा जो भी है रेलवे का, आप हमारे इस PYQ सीरीज रिकॉर्डेड क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक फॉर वॉचिंग। और अब नेक्स्ट पार्ट आपको थर्ड शिफ्ट नहीं मिल पाएगा, हम शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड ही कवर करा पाते हैं समय के अभाव कारण। बाकी हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहेंगे थर्ड शिफ्ट के लिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और कहीं से भी।
और हम आपके साथ हैं, सही सटीक जानकारी देंगे। अगर आप एग्ज़ाम था तो आप हमें कमेंट करें, क्या ऐसे ही प्रश्न आए थे या नहीं था तो भी कमेंट करें। जैसे आगामी जो भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं उनका भी हम क्यों कवर करें भाई, जब काम का नहीं है तो। और जिससे आगामी जो सितंबर में पेपर उस विद्यार्थी को पढ़ने का मौका मिल जाए, वो यकीन करके पढ़ सके कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बड़ा मेहनत और सहयोग की आकांक्षा रखता हूं, आपका सहयोग मैं कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी पास शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर